सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम इन सब चीजों की चर्चा करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन करके इसे हम अच्छी तरीका से समझेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कुछ पुस्तक में जो चर्चित है। मैं बात करता हूँ पहला पुस्तक का, द इकाबॉब के लेखिका महोदय हैं J.K. रॉलिंग। याद रखिएगा J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखिका है। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। J.K. रॉलिंग की हैरी पॉटर श्रृंखला, J.K. रॉलिंग की हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तक है। हैरी पॉटर श्रृंखला मतलब पुस्तक ये बहुत सारा लिखे हैं। सब में शुरुआत में जो हेडिंग मिलेगा वह हैरी पॉटर मिलेगा और इनके भी लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग है। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखिका हैं J.K. रॉलिंग और अभी हाल ही में इसका पुस्तक का विमोचन हुआ जिसका नाम है द इकाबॉब। इस पुस्तक के भी लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग है। क्लियर है? चीजों को अच्छी तरीका से समझे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन किताब में और भी फेवरेट है, जैसे वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इसके लेखक हैं फांग। याद रखिएगा कौन सी पुस्तक मैंने कहा? वुहान डायरी है ना, ये याद रखिएगा वुहान डायरी। ये पुस्तक जो है लिखा गया है किसके द्वारा? फांग के द्वारा। इसका पूरा नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। तो याद रखिएगा वुहान डायरी ये किसके द्वारा लिखा गया है? फांग का। ये फांग नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ का होगा, चाइना का होगा, है ना। चाइना के लेखक हैं वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इसके द्वारा लिखा गया है अभी हाल ही में। याद रखिएगा इकाबॉब क्वेश्चन आ सकता है, J.K. रॉलिंग का है। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, इसके लेखक हैं फांग। याद रखिएगा। पहुंचते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, दैट इज DVI पॉइंट। याद रखिएगा पॉइंट नंबर 2, प्रसारण दिवस। सबको पता होगा रेडियो का जो प्रसारण होता है, प्रसारण दिवस नहीं, प्रसारण दिवस प्रत्येक साल, प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में 23 जुलाई 2020 को देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। नहीं, क्या मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। याद कीजिए इसी दिन, मतलब यही 23 जुलाई का दिन था 1927 में, यानी इसी दिन 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। पहला रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था? एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एकदम बनेगा। पहला रेडियो प्रसारण 1927 से, जो कि आप पढ़ते भी आ रहे हैं, क्वेश्चन भी मारते आ रहे हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए रेडियो प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई? 1927 में। तो पहला जो रेडियो प्रसारण हुआ था 1927 में हुआ था बॉम्बे स्टेशन से। कौन स्टेशन से? याद रखिएगा बॉम्बे स्टेशन से। बॉम्बे स्टेशन से इसका प्रसारण हुआ था। तो बात करते हैं कि उस समय जो बॉम्बे स्टेशन से जो पहला प्रसारण हुआ था 1927 में, उस समय यह एक निजी कंपनी के स्वामित्व में थे। मतलब कि उस समय इस स्टेशन का स्वामित्व एक निजी कंपनी के पास था। फिर सरकार ने क्या किया कि 1 अप्रैल 1930 को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। कब लिया? सरकार ने इसे नियंत्रण में ले लिया। पहले ये निजी कंपनी के स्वामित्व में था, सरकार ने इसे नियंत्रण में लिया। 1 अप्रैल 1930 को, और इसका नाम रखा ISBS। कहने का मतलब है कि इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ये इसका नाम रखा सरकार ने इसको नियंत्रण में लेने के बाद, यानी 1 अप्रैल 1930 से। ठीक है, क्या रखा? तो याद रखिएगा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, है ना, ब्रॉडकास्टिंग
सर्विस, इनका नाम रखा, समझे। उसके बाद क्या हुआ कि 1936 का समय था, 8 जून 1936 को इन्होंने क्या किया, 8 जून 1936 को इनका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, ऑल इंडिया रेडियो, याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो कर दिया, ऑल इंडिया रेडियो। बात समझ में आ रही है ना। कहने का मतलब है कि जब पहली बार प्रसारण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को, अभी हाल ही में 23 जुलाई 2020 को पूरे देश भर में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। इसमें पहला रेडियो प्रसारण हुआ था बॉम्बे स्टेशन से 1927 में। उस समय बॉम्बे स्टेशन किसी निजी कंपनी के स्वामित्व में थे। फिर सरकार ने क्या किया, 1 अप्रैल 1930 को अपने नियंत्रण में लिया और नियंत्रण में रख करके उसका नाम बदल के रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS। उसके बाद 8 जून 1936 को इसका नाम परिवर्तन हुआ और नाम परिवर्तन होने से ऑल इंडिया रेडियो हो गया, जो कि आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की शुरुआत 1927, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936, कई बार मारते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद एक बात और आती है 1957 की। 1957 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाने लगा। अभी वर्तमान में आकाशवाणी कहा जाने लगा। आप लोग और हम लोग, हर लोग, हमारे देश के लोग आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। नहीं, क्या कहा जाने लगा, आकाशवाणी कहा जाने लगा। इसका एक ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, याद रखिएगा। इसका आदर्श वाक्य एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जितना एग्जाम देंगे उनसे कहीं ज्यादा मैं एग्जाम दे चुका हूँ। जो मैं कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आ रहा है, मैं सिर्फ उसी का डिस्कस करता हूँ। वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। आदर्श वाक्य क्या था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, समझे। इसका जो है आदर्श वाक्य था, किसका, आकाशवाणी का। क्लियर हुआ, अच्छी तरीका से आकाशवाणी को आपने समझा। मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को, 23 जुलाई 2020 को पूरे देश भर में यह प्रसारण दिवस मनाया गया। पहला रेडियो प्रसारण बॉम्बे स्टेशन से 1927 में हुई थी। उसके बाद सरकार ने इसे नियंत्रण में लिया 1 अप्रैल 1930 को और इसका नाम बदल कर रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ठीक है। फिर 8 जून 1936 को सरकार ने इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। फिर 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। इसका आदर्श वाक्य होता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसलिए याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई, भूलिएगा नहीं, 23 जुलाई, कितना, 23 जुलाई। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 आपको कहता है इंटरनेट सेवा। इंटरनेट सेवा अब मूल अधिकार होगा। आप जानते थे कि मूल अधिकार की संख्या 6 थी, पता था आपको, मूल अधिकार। अब इंटरनेट सेवा भी क्या होगा, मूल अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिए हैं, याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इंटरनेट सेवा अब मूल अधिकार होगा। यानी कि 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ प्रतिबंध के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 याद रखिएगा, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 19 का 1 एकदम बेबीआई इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए आप। इंटरनेट सेवा अब मूल अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कुछ प्रतिबंध को लेकर। कहने का मतलब है कुछ प्रतिबंध के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है। क्लियर है। इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत। क्लियर है। आपको पता होगा कि मूल अधिकार ही मौलिक अधिकार कहिए, ये जो है कहां से लिया गया है, ये अमेरिका के देश संविधान से प्रेरित है। ये अमेरिका के देश से लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। साथ ही साथ मूल अधिकार का वर्णन
हमारे संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है। यदि अनुच्छेद की बात करें मूल अधिकार का, अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है मूल अधिकार। साथ ही साथ हमारे संविधान का भाग 3 भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाग 3 भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र, याद रखिएगा अधिकार पत्र, या फिर कहिए भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा, है ना, मैग्ना कार्टा ये कहलाता है, मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा को ही मूल अधिकार के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यानी कि मूल अधिकार आपको समझ में आया, अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में वर्णित है, 12 से 35 तक में इसका वर्णन है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार की श्रेणी में आता था। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को, याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया और बाहर करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और कानूनी अधिकार में रख दिया गया। क्लियर है? तो तब से संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया। क्लियर है? चीजों को समझे। अब मैं बात करता हूं कि मूल अधिकार टोटल है कितने? 6 हैं। कौन कौन है जरा इन्हें देख लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा तो फिर आप मिस नहीं करिएगा, इसलिए इसको देख लेते हैं। संपत्ति का कुल अधिकार कितने हैं? 6 है ना। ये संपत्ति का मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। यानी पहला था समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, है ना। समता या समता या समानता का अधिकार, यह था पहला। इसका वर्णन जो मिलता है अनुच्छेद, एकदम इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 14 से 18 में। कितना से? 14 से 18 में इसका वर्णन मिलता है। नंबर 2, दूसरा जो था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार इसका था अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन मिलता है। नहीं, कितना से? 19 से 22 तक में इसका वर्णन मिलता है। तीसरा जो मूल अधिकार था, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में, है ना। 23 से 24 में इसका वर्णन मिलता है। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितना भाई? अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो था आपका वह था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना, शिक्षा संबंधी अधिकार। ये था अनुच्छेद 29 से 30, याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा, और ये पड़ता है अनुच्छेद 32 में।
अनुच्छेद 32 में। क्लियर हुआ? इतना था। अब ये बात बताइए सर, ये तो आपने लिख दिया, याद कैसे रहेगा? चलिए कोई बात नहीं, इसे समझते हैं। समता या समानता, जिस समय आप 14 से 18 वर्ष के होते हैं उस समय आपके साथ समानता वाली व्यवहार होती है, नहीं होती है कि भाई चलो दोनों सब साथ में पढ़ेंगे लिखेंगे, समानता होगी 14 वर्ष में। सब 14 से 18 तक में लोग समानता में रहते हैं, समानता में। जब स्वतंत्रता, जब 19 वर्ष के होते हैं आप, 19 साल के जब होते हैं, 18 जब बैकवर्ड हो जाती है, क्या कहते हैं, वयस्क आदमी हो जाते हैं, 18 वर्ष आपका हो जाता है, तब आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जाओ, जिस शहर में जाके रहना है वहां जाके रहो, उस शहर में जाके तुम अच्छी तरीका से पढ़ाई लिखाई करो, आपको इतना स्वतंत्रता दी जाती है। इसीलिए 19 से 22 तक आप कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर के आप पढ़ाई करते हैं। क्लियर है? अब जब यहाँ तक कर लेते हैं, जब बाहर चले जाते हैं तो होता क्या है, कभी कभी आप ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ आपका शोषण स्टार्ट हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार का आप फिर उसका 23 से 24 साल में आप क्या करते हैं, आपका यदि कोई शोषण करता है उसका विरोध करते हैं, उसके विरुद्ध आपके पास अधिकार होता है। जब 25 साल के होते हैं आप धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ते हैं, आपका दिल दिमाग हर चीज धार्मिक अनुष्ठान में जाता है, पूजा पाठ में चला जाता है, यानी 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार तो लग ले, उसके बाद जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा तब हम संस्कृति वगैरह भी करेंगे, शिक्षा संबंधी विवेक हो जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे, आपका जो है ब्रेन मैच्योर हो जाएगा और आपको सही और गलत का ख्याल भी आ जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और लास्ट में आप संविधान के बारे में सोचने लगेंगे कि हमारा संविधान क्या है, हमारा कानून क्या है, हमारा रूल क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे लास्ट, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान की आत्मा में अनुच्छेद 32। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे चीजों को? यहाँ तक क्लियर है? ये 6 आपके मूल अधिकार थे। और मूल कर्तव्य कभी कभी पूछ लेता है, मूल कर्तव्य की संख्या 11 है, याद रखिएगा। कितने हैं? 11 है, याद रखिएगा। लेकिन मूल अधिकार कितने हैं? 6 है। क्लियर हुआ? चीजों को अच्छी तरीका से आप समझ गए। अब मैं बात करता हूं 65वां फिल्म फेयर अवार्ड। देखिए 65वां फिल्म फेयर अवार्ड क्या था, ध्यान से देखिएगा। मैं 65वां फिल्म फेयर अवार्ड की बात करता हूं। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि आपको पता होगा कि गरीब बॉय एक फिल्म है जिनका नाम आपने सुना होगा, गरीब बॉय। नहीं, गरीब बॉय एक फिल्म है जिसका नाम आपने सुना होगा। पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, क्वेश्चन जो बनता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया गरीब बॉय को, गरीब बॉय को, है ना। किसको दिया गया? गरीब बॉय। बस सिर्फ और सिर्फ गरीब बॉय याद रखना है, इससे सारा मैटर आपका क्लियर, सारा मैटर क्लियर। कैसे? तो इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गरीब बॉय फिल्म का ही था रणवीर सिंह, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला किसको? रणवीर सिंह को, रणवीर सिंह को। आप किस फिल्म के अभिनेता थे? तो भाई गरीब बॉय फिल्म के अभिनेता थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यदि बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की यदि बात करें तो किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला। किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला, आलिया भट्ट को। और ये भी किस फिल्म के थे? तो किस फिल्म के थे? गरीब बॉय फिल्म के थे। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब, है ना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे दिया गया? जोया अख्तर को। और जोया अख्तर भी गरीब बॉय फिल्म के निर्देशक थे, जोया अख्तर, है ना, गरीब बॉय फिल्म के निर्देशक थे। और इन्हें ही जो है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में दिया गया। क्लियर रहेगा? दिमाग में गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गरीब बॉय को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर। क्लियर है? अच्छी तरीका से चीजों को समझा। आपको मैंने
ऑस्कर अवार्ड 2020 के बारे में बता चुका है, जो पैरासाइट फिल्म को दिया गया था। और डिटेल में जानना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। समझ गए? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड क्लियर है। गली बॉय अभिनेता रणवीर सिंह, ये भी गली बॉय फिल्म के अभिनेता थे। आलिया भट्ट अभिनेत्री थी गली बॉय फिल्म के, और जोया अख्तर निर्देशक थे गली बॉय फिल्म के। इन लोगों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण की यदि बात करें तो ये इसका निधन हो चुका है 16 जुलाई 2020 को। देखिए, नीला सत्यनारायण का निधन 16 जुलाई 2020 को हुआ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका निधन कब हुआ, ये इम्पोर्टेंट है कि नीला सत्यनारायण जो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन बनेगा। इसका संबंध किससे है? तो कहिएगा ये जो नीला सत्यनारायण थी ये लेखिका थी। क्या थी? लेखिका थी। निधन हुआ 16 जुलाई 2020 को। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। याद रखिएगा कौन थी? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? नीला सत्यनारायण थी, जिनका निधन हो गया 16 जुलाई 2020 को। क्लियर है। इसका संबंध यदि पूछा कि लेखिका है, इनने लगभग अभी तक में 150 कविताएं लिख चुकी थी। कितने कविताएं? 150 कविताएं। इसका यदि संबंध पूछा जाए, इसका संबंध, ये लेखिका थी, कुछ फिल्मों में भी कारोबार की थी इन्होंने, लेकिन इसका संबंध था मेन रूप से लेखिका। इन्होंने 150 कविताएं की रचनाएं की थी, लगभग 150 कविताएं रची थी। ये लेखिका थी नीला सत्यनारायण, जिनका निधन अभी हाल ही में जो है 16 जुलाई 2020 को हो गया। ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। क्लियर है। अब बात आती है महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसे भी जान लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना अभी हाल ही में लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। मैंने क्या कहा? प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में मिशन जीरो चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। एकदम अच्छी तरीका से चीजों को समझेंगे और भूलिएगा नहीं, इंटरनेट सेवा अब मूल अधिकार होगा। यह जो है अनुच्छेद 19 के 1 के ए में वर्णित है, एकदम याद रखिएगा, है ना। चलिए समझते हैं। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। क्लियर है। अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। अब मैं बात करता हूँ, प्रोजेक्ट प्लेटिना आपको समझ में आ गया अच्छी तरीका से। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का स्थापना मुंबई में किया जा रहा है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता, है ना, निगरानी नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क जो स्थापित किया जा रहा है कहाँ? मुंबई में। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? जितने भी वहाँ के स्कूल हैं, स्कूल में संविधान की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी स्कूल में बच्चों से संविधान की प्रस्तावना जो है पढ़ाया जाए। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने इस सभी स्कूल में, राज्य के सभी स्कूल में क्या किया गया कि प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर है। साथ ही साथ ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, विश्व का, है ना, विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर मुंबई में स्थापित किया जा रहा है और मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में। क्लियर है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य के सारे स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। क्लियर है? चीजों को समझ रहे हैं? साथ ही साथ अभी हाल ही में मिशन जीरो लॉन्च किया गया है मुंबई में। मिशन जीरो, क्वेश्चन आ जाए, मिशन जीरो कहाँ लॉन्च किया गया, किस सरकार के द्वारा? कहिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस शहर में? कहिएगा मुंबई। किस शहर में? तो मुंबई में मिशन जीरो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का एक और जो है करंट में न्यूज में है, उसे भी जानना जरूरी है। जैसे कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। क्या बोलते मैंने कि कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर, याद रखिएगा, मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर, कैशलेस बीमा कवर है ना, बीमा कवर प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र बना है देश का पहला राज्य जो कि कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त में क्या करेगा और कैशलेस बीमा कवर प्रदान कराएगा। क्लियर है? किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कराएगा। क्लियर है? अच्छी तरीका से चीजों को समझे। अब मैं बात करता हूं ये ऑपरेशन लीजेंड का। ऑपरेशन लीजेंड क्या है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। ऑपरेशन लीजेंड, इसको आपने अच्छी तरीका से समझ लिया, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम समझते हैं लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है ऑपरेशन लीजेंड। ऑपरेशन लीजेंड अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है अपराध को कंट्रोल करने के लिए। इसका क्यों लॉन्च किया? अपराध को कंट्रोल करने के लिए। याद रखिएगा, अपराध को कंट्रोल करने के लिए, समझे? अपराध को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। यदि मैं बात करूं अमेरिका का, तो अमेरिका का एक चर्चित स्थल है व्हाइट सैंडर्स। व्हाइट सैंडर्स, जिसका नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आज सुन लेंगे। व्हाइट सैंडर्स, व्हाइट सैंडर्स क्या है? एक जगह का नाम है जहां से अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला परमाणु विस्फोट किया था। पहला परमाणु विस्फोट किया था, है ना। अमेरिका ने जुलाई 1945 में व्हाइट सैंड से, यहीं से जुलाई 1945 में अमेरिका ने पहला परमाणु विस्फोट किया था। क्लियर है? चीजों को समझे। साथ ही साथ अमेरिका का एक और पेंटागन एक चर्चित जगह है, पेंटागन हाउस। पेंटागन हाउस का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। यह क्या है? अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। रक्षा मंत्रालय, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है ना। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की क्या है? बिल्डिंग है। कौन? पेंटागन। क्लियर है? साथ ही साथ एक और है, जैसे डिज्नीलैंड का नाम सुना होगा आपने। डिज्नीलैंड जो कैलिफोर्निया में पड़ता है, डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड ये क्या है? एक प्रकार का मनोरंजन पार्क है। कहाँ का? अमेरिका का मनोरंजन पार्क है। ये अमेरिका का मनोरंजन पार्क है जो बनाया गया था 1955 में वाल्टर एलियास डिज्नी के द्वारा। याद रखिएगा, एलियास डिज्नी के द्वारा। एलियास डिज्नी याद रखिए, वाल्टर एलियास डिज्नी के द्वारा बनाया गया था ये, है ना। वाल्टर एलियास डिज्नी के द्वारा डिज्नीलैंड बनाया गया था ये। और डिज्नीलैंड कहाँ पड़ता है? अमेरिका के कैलिफोर्निया के अनाहीम नामक स्थान पर। तो इतना नहीं, इतना याद रखिएगा, डिज्नीलैंड अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है, जो कि क्या है? एक प्रकार का मनोरंजन पार्क है। वहां पर क्वेश्चन बनेगा कि डिज्नीलैंड जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है, यह क्या है?
सीधा पूछ देगा तो कहिएगा यह एक मनोरंजन पार्क है जिसका निर्माण 1955 में वाल्टर एलियस डिज्नी के द्वारा कराया गया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो पड़ता है पोटोमैक नदी के किनारे, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं, साथ ही साथ अमेरिका के स्वतंत्रता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि इंडिया में पड़ता है गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में पड़ता है। भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन दोनों अलग हैं, आप वहां पर उलझ सकते हैं, उलझिएगा नहीं, एकदम सही सही आप टिक लगाइएगा। तो चलिए आज का सेशन कुछ इस प्रकार था, मिलेंगे फिर कुछ ऐसे ही धमाकेदार पॉइंट के साथ अगले क्लास में।